हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टेक्नीशियन एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऑसिलेटर के पार्ट 4 को, और इसी के साथ ही जो ऑसिलेटर ये टॉपिक है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे और इसी का इफेक्ट का यूज़ करके इससे एक ऑसिलेटर बनाया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर। तो इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको आपके जो भी ये ट्रेड है इसमें जितना भी आपका सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हैंड रिटन कंप्लीट किया गया है। ये कम्प्लीटली नोट्स हैं। इसमें आपकी जितनी भी थ्योरी है, आपके सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स की थ्योरी को हैंड रिटन बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और ये आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी होगी। 100% यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो कवर किया गया है इसमें। और इसके अलावा आपको इसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस रहे हैं वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही कुछ जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने लगे गए हैं जो कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो उस प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर आधारित यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी रखा गया है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इस पीडीएफ कोर्स के लिए आपको कुछ चार्ज पे करना होगा। इसकी जानकारी आपको इस नंबर पर मिलेगी। इसके लिए आपको दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। बाकी की जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी और जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो भी आपको इसी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होंगी। ओके, आगे हमारा जो नेक्स्ट ऑसिलेटर आता है वो है क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। क्रिस्टल कंट्रोल्ड जो ऑसिलेटर बनता है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर ही उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले उसको समझने से पहले हमें यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना होगा और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर आपको समझना होगा। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारी क्लासेस हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और जल्द ही इसमें नई क्लासेस भी आने वाली हैं। तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए। अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सीधे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम अपने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इसको दर्शाने के लिए कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को दर्शा रहे होते हैं। इनमें से कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं तो इनके आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें एक रोचेक सॉल्ट होता है, फिर इसमें क्वार्ट्ज भी होता है और इसमें टॉर्मोलिन भी होता है। तो इन तीन पदार्थों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कोई पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव या फिर इसको पीजो विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप जैसे मान लीजिएगा आपके पास ऐसा कोई एक पदार्थ है जो कि इन तीनों में से कोई एक भी है। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास क्वार्ट्ज है, ठीक है। क्वार्ट्ज का कोई आपके पास क्रिस्टल है और इसमें क्या करते हैं जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके सिरों पर, जब भी आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डीसी वोल्टेज के अप्लाई होने की वजह से इसमें जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्वेंसी होती है उसी फ्रिक्वेंसी पर इसमें जो है कंपन होने लगता है, इसमें वाइब्रेशन होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है जो आपकी जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है उस पदार्थ को यहाँ पर ये उसकी फ्रिक्वेंसी जनरेट करने लगता है। या फिर इसके जस्ट अपोजिट आप इसी पदार्थ को, जैसे मान लीजिएगा यही आपका क्रिस्टल है, इसमें आपने इसके दोनों सिरों पर कोई फोर्स या फिर मैकेनिकल स्ट्रेन यहाँ पर अप्लाई कर दिया है तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैकेनिकल स्ट्रेन की वजह से ये वोल्टेज को जनरेट कर देगा। यहाँ पर फिर से समझिएगा, अगर आप यहाँ पर डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, कंपन होगा। कंपन यानी कि फ्रिक्वेंसी होगी क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अंदर की ओर जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये फैलने की कोशिश करेगा। ठीक वैसे ही जैसे ही आप इसी पदार्थ में, इसी क्रिस्टल में अगर आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेन इसमें अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा, संकुचित होगा। संकुचित का मतलब ये सिकुड़ेगा अंदर की ओर और इसी सिकुड़न की वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है उन्हीं प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये वोल्टेज जनरेट करने लगेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये यहाँ पर जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने लगेगा। और हमारे ऑसिलेटर का काम क्या ही है, ऑसिलेटर का काम भी लगभग ऐसा ही होता है कि जब आप डीसी
वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एसी का फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, यानी कि एसी आपको करंट या फिर एसी वोल्टेज या फिर जो भी आपका एसी का पार्ट है, जो भी आपको एसी के एलिमेंट हैं वो प्राप्त होने लगते हैं। तो ये इसी वजह से इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर में। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो कि F इज इक्वल टू के अपॉन टी। यहाँ पर टी क्या होता है कि उस क्रिस्टल की चौड़ाई होती है, जो भी आपने क्रिस्टल यूज़ किया गया है उसकी चौड़ाई कितनी है ये उस टी पर डिपेंड करता है। और के जो है वो एक यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि क्रिस्टल के कट पर डिपेंड करता है कि वो क्रिस्टल कितना कट किया गया है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बाकी जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये सारी जानकारी यहाँ पर जो भी आपकी रिटन है वो लिखी हुई है, जो कि आपको पीडीएफ कोर्स में मिलती है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसी से बना हुआ क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। आप इसके नाम में देख सकते हैं कि इसका नाम है क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, यानी कि इसमें क्रिस्टल का यूज किया गया है। तो एक जो भी आपका समस्वरित संग्राहक होता है उसकी आवृत्ति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म समझनी होगी जो कि है समस्वरित संग्राहक। समस्वरित संग्राहक क्या होता है आपको ये समझना होगा। जैसे आपने एक स्वरित देखा होगा या नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्वरित जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। एक ऐसी आपके पास एक मटेरियल होता है जिसमें ऐसे दो सिरे होते हैं कुछ ऐसे, और एक सेकंड, समथिंग समथिंग ऐसा होता है। ओके हाँ, कुछ ऐसा इस टाइप का होता है, जैसे चिमटी टाइप से इसको बोल सकते हैं आप लोग। तो जैसे ही आप इसमें क्या करते हैं, एक तरफ पे आप इसको वाइब्रेट करते हैं, एक सिरे पर आप वाइब्रेट करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि दूसरा जो सिरा होगा इसका, उस दूसरे सिरे पर अपने आप इसी फ्रिक्वेंसी की यहाँ पर वाइब्रेशन या फिर कह सकते हैं कि इसी फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जनरेट होने लगेगी। तो इसी को कहते हैं समस्वरित। समस्वरित का मतलब ये होगा कि ये सिंक्रोनाइज करता है। अगर एक जगह पे जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में सुना होगा या फिर आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा भी होगा कि अगर एक तरफ इसमें कुछ करंट फ्लो होती है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक उसको इंडक्ट करने लगता है। तो ठीक वैसे ही समस्वरित का मतलब भी यहाँ पर यही है कि एक सिरे में अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है तो उस फ्रिक्वेंसी को दूसरे सिरे पर सेम बिल्कुल वैसे ही फ्रिक्वेंसी आ जाती है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये समझना आपको थोड़ा सा ज़रूरी होगा, इससे और अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। मान लीजिएगा यहाँ पे आपका कोई स्टेशन है, एफएम स्टेशन है। अब तो एफएम स्टेशन नहीं होते हैं, जैसे टीवी स्टेशन समझ सकते हैं आप कि ये कोई टेलीविज़न का एक यहाँ पर एंटीना है, जो मेन एंटीना है। जैसे कोई भी चैनल है उसका अपने आप अपने खुद के जो है सिग्नल्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट को जाते हैं, और ब्रॉडकास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली में वहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट है हमारा डीडी, उसका वहाँ पर मेन एंटीना होता है और उसी से वो सारे के सारे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ से आपने कोई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेजा, मान लीजिएगा 200 मेगाहर्ट्ज़ का कोई सिग्नल भेजा, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, और यहाँ पर आपके पास सेट टॉप बॉक्स है जो भी आपके पास है या फिर डीटीएच है, और उसमें क्या होगा कि यहाँ पर इसके अंदर रिसीवर लगा हुआ होगा, और इस रिसीवर में आपको जब तक आप इसकी फ्रिक्वेंसी को सेम नहीं करेंगे, 20 मेगाहर्ट्ज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पर्टिकुलर चैनल नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस वाले फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर सिंक्रोनाइज किया है, यानी कि आपने इसको समस्वरित किया है। यहाँ पर ये जो टर्म आप देख सकते हैं इसको आपने समस्वरित किया है या फिर इसको सिंक्रोनाइज किया है, ये आप इसको समझ सकते हैं। तो इसी वजह से हमें अलग अलग चैनल अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई ऐसा चैनल है जो कि 30 मेगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट हो रहा है, तो जब तक आप यहाँ पर 30 मेगाहर्ट्ज़ नहीं करेंगे अपने सेट टॉप बॉक्स में, अपने रिसीवर में, तब तक आपको वो 30 मेगाहर्ट्ज़ पर जो भी सिग्नल आपको वहाँ पर ट्रांसमिट किया जा रहा है ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपको समझना होगा कि क्रिस्टल कंट्रोल जो ऑसिलेटर होता है वो एक समस्वरित संग्राहक की आवृत्ति को स्थायित्व देता है। यानी कि हमने जो एक बार हमने जो 20 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल जो भी आ रहा था उसको एक बार हमने ट्यून्ड कर दिया, तो फिर वहाँ पर क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर जो है वो स्थायित्व देगा, यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, यानी कि उसको फिक्स कर देगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक अब आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर होता है वो समस्वरित संग्राहक की फ्रिक्वेंसी को स्टेबिलिटी प्रदान करता है।
ये पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपका क्या पॉइंट बनता है कि जो है ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। और इस सर्किट से ये स्पष्ट होता है कि जो क्रिस्टल आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपने क्रिस्टल यूज़ किया है, चाहे वो रोटेक सेल हो, सॉल्ट हो, या फिर आपका क्वार्ट्ज हो, या फिर आपको टॉर्मोलिन हो, इन तीनों के नाम आपको याद रखने होंगे। तो ये फीडबैक सर्किट की तरह यूज़ करते हैं। फीडबैक के बारे में आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने बहुत पहले आपको क्लासेस में पढ़ाया था कि ऑसिलेटर में हम फीडबैक सर्किट यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी एम्पलीफायर में एक्चुअली में फीडबैक यूज़ कर देते हैं तो वो एक ऑसिलेटर की तरह काम करने लगता है। तो जो आप क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं वो क्रिस्टल आप फीडबैक के पॉइंट पर यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी होती है उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने लगती है। एक बार आपने उसको यानी कि फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दिया, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि वही चैनल आप अगर लगातार देखना चाहते हैं तो उसको फिक्स करना होगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी निकालना चाहें तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी F0, या फिर इसे F से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर छोटा मोटा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मली आप देख सकते हैं एक ऑसिलेटर है, क्योंकि जो भी आपका एम्पलीफायर होता है वो ट्रांजिस्टर से बनता है। फिर एम्पलीफायर में ही अगर आप फीडबैक यूज़ कर देते हैं तो फिर वो ऑसिलेटर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑसिलेटर है। क्रिस्टल आपका कहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर यूज़ किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा आउटपुट मिलता है वो हमें यहाँ से इसके कलेक्टर पार्ट से मिलता है, राइट। तो कलेक्टर पार्ट से हमने इसको फिर से यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यानी कि इसको हमने फिर से फीडबैक दे दिया है, फीड कर दिया है। तो ये फीडबैक की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी हमें करनी होती है। यहाँ पर आप बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट देख रहे होंगे, जैसे R1 है, R2 है, R3 है। इनका क्या यूज़ है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर आपके दो टाइप के ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर और ओके यहाँ पर आपका कुछ और वोल्टेज हो रहा है, यहाँ पर कुछ और आपका करंट हो रहा है, इस तरीके से। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर R1, R2 और R3। और इसके अलावा RFC को देख सकते हैं आप। ये RFC क्या होता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक होता है, जो कि AC और DC को अलग अलग रखता है। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको जो कॉन्फ़िगरेट किया है, ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, जो भी ऑसिलेटर है, वो चलेगा किससे, वो चलेगा आपके DC वोल्टेज से, ठीक है। और इसमें आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, AC वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ऑसिलेटर का तो काम ही होता है DC को AC में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही वायर यूज़ किया गया है, और AC और DC मिक्स ना हो जाए, इसीलिए RFC का यूज़ किया जाता है। तो RFC का काम क्या है, आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ RFC। तो RFC का काम क्या होता है कि ये आपके AC और DC को यानी कि अलग अलग रखता है, मिक्स नहीं होने देता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टैंक सर्किट होता है, जैसे कि टैंक सर्किट हम यूज़ करते हैं ताकि वो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर सके। तो ये टैंक सर्किट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये C1 यूज़ किया गया है। C1 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये AC और DC को यहाँ पर अलग अलग करता है, और क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो DC को ब्लॉक करता है, AC को जाने देता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई होती है। और इस तरीके से जो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो आपको यहाँ पर सारी थ्योरी लिखी हुई है, जो कि आपको PDF कोर्स में प्राप्त होती है। आगे हम मल्टी वाइब्रेटर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस से मिलेंगे। मल्टी वाइब्रेटर, उसके पूरी जो है थ्योरी पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आगे की वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।